नमस्कार। डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं समाचारों का बुलेटिन। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। देखेंगे तमाम खबरें देश और दुनिया की, लेकिन सबसे पहले इस समय की हेडलाइंस। पराक्रम दिवस पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती पर देश कर रहा है याद। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ने नेताजी को किया नमन। पीएम ने कहा, नेताजी का जीवन निरंतर प्रेरणा देने वाला। देशवासियों से आजाद हिंद फौज जैसी एकजुटता का किया आह्वान। दिल्ली में दिग्गजों के प्रचार ने बढ़ाया सियासी पारा। योगी आदित्यनाथ ने अवैध घुसपैठ और झूठ की राजनीति पर केजरीवाल को घेरा, तो कांग्रेस की ओर से भी प्रचार तेज। थीम सॉन्ग लॉन्च। केजरीवाल ने भी जताई दिल्ली में बेरोजगारी को खत्म करने की प्राथमिकता। उत्तराखंड में 100 नगर निकायों के लिए मतदान हुआ संपन्न। 25 जनवरी को होगी मतगणना। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में हिंदू आध्यात्मिक मेले का किया उद्घाटन। महाकुंभ में जाने का किया आह्वान। मेले में 11 से अधिक मंदिरों के लाइव दर्शन, कुंभ मेला दर्शन, गंगा आरती और वनवासी ग्राम मुख्य आकर्षण। लद्दाख में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आगाज। 19 टीमों के 400 से भी ज्यादा एथलीट 5 दिनों तक करेंगे खेल कौशल का प्रदर्शन। हेडलाइन के बाद अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। सबसे पहले बात पराक्रम दिवस की, जिसके मौके पर संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में आजाद हिंद फौज के संस्थापक और स्वाधीनता आंदोलन के महान नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी के तैल चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। तक का क्या लगता है? विकसित बनाना अपने देश पक्का? यस सर। 2047 क्या तय किया? तब तक हमारी जो पीढ़ी है वह तैयार हो जाएगी। दूसरा, आजादी का 100 साल शाबाश। दौड़ में कितने बजे घर से निकलते? तो क्या खाने का डिब्बा साथ रखते हैं? अरे मैं खाऊंगा नहीं, खाओ तो सही। हाँ क्या लेकिन क्या है? अच्छा, आपको लगा होगा प्रधानमंत्री कुछ हिस्सा ले लेंगे। अच्छा, आज का क्या दिवस है? आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन है। हाँ, उनका जन्म कहाँ हुआ? उड़ीसा में कहाँ? कटक। तो आज कटक में बहुत बड़ा समारोह है। नेताजी का वो कौन सा नारा है जो आपको मोटिवेट करता है? आजादी। जब आजादी मिल गई तो तुम देना नहीं तो क्या देंगे? सर, कैसे वो लीडर थे और कैसे वो अपने देश को अपने सबसे उनकी प्रायोरिटी तो उससे बहुत प्रेरणा मिलती है हमें। प्रेरणा मिलती है, लेकिन क्या करें? सर, हम SDG गोल्स जो हैं हमारे, हम उनके माध्यम से भी जो कार्बन फुटप्रिंट है हम उसे रिड्यूस करना चाहते हैं। अच्छा, क्या क्या भारत में क्या क्या होता है कार्बन कम करने में? क्या सर, इलेक्ट्रिक व्हीकल तो आ ही गए हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल, शाबाश। बसेस भी अब इलेक्ट्रिक हो रही है। बस आ रही है। हाँ जी सर। और अब मोर आपको मालूम है दिल्ली में भारत सरकार ने कितनी इलेक्ट्रिक बसें दी? 12 और भी देने वाले। देश भर में करीब 10,000 बसें अलग रखते हैं। अच्छा, PM सूर्योदय योजना मालूम? कार्बन फुटप्रिंट कम करने के लिए आप सबको बताएंगे तो बताओ ना। क्योंकि PM सूर्योदय योजना है, ये क्लाइमेट चेंज के खिलाफ जो लड़ाई है उसका एक हिस्सा है। तो हर घर पर सोलर पैनल है और सूर्य की ताकत से जो बिजली मिलती है, उसके कारण क्या होगा? परिवार में बिजली बिल 0 आएगा। अगर आपने चार्जर लगा दिया है तो इलेक्ट्रिक व्हीकल होगा, चार्जिंग वहीं से हो जाएगा सोलर, तो वो इलेक्ट्रिक व्हीकल का खर्चा भी
पेट्रोल डीजल का जो खर्चा होता है वो नहीं होगा, पॉल्यूशन नहीं होगा। अच्छा जी। और अगर उपयोग करने के बाद भी बिजली बची तो सरकार खरीद करके आपको पैसे देती है, मतलब आप घर में बिजली पैदा करके कमाई भी करते हैं। तो प्रधानमंत्री की ये बच्चों से बातचीत पराक्रम दिवस के मौके पर। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर ओडिशा के कटक में हुए समारोह को संबोधित किया। पीएम पराक्रम दिवस समारोह में वर्चुअल माध्यम से जुड़े। पीएम ने नेताजी की जन्मभूमि कटक में इस आयोजन को अहम बताया। आजादी के आंदोलन में नेताजी के योगदान को नमन करते हुए पीएम ने कहा कि नेताजी चाहते तो आरामदेह जीवन चुन सकते थे, लेकिन उन्होंने संघर्ष की राह अपनाई। वो चाहते तो अंग्रेजी शासन में एक वरिष्ठ अधिकारी बनकर आराम की जिंदगी जीते, लेकिन उन्होंने आजादी के लिए कष्टों को चुना, चुनौतियों को चुना, देश विदेश में भटकना पसंद किया। नेताजी सुभाष कंफर्ट जोन के बंधन में नहीं बंधे। इसी तरह आज हम सभी को विकसित भारत के निर्माण के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। हमें खुद को ग्लोबली बेस्ट बनाना है। एक्सीलेंस को चुनना ही है, एफिशिएंसी पर फोकस करना है। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि में नेताजी सुभाष का जीवन निरंतर प्रेरणा देने वाला है। पीएम ने आजाद हिंद फौज की एकजुटता की याद दिलाई और देशवासियों से वैसी ही एकजुटता का आह्वान किया। विश्व में हर तरफ भारत की प्रगति के लिए अनुकूल माहौल है। दुनिया भारत की ओर देख रही है कि कैसे हम इस 21वीं सदी को भारत की शताब्दी बनाते हैं। और ऐसे महत्वपूर्ण कालखंड में हमें नेताजी सुभाष की प्रेरणा से भारत की एकजुटता पर बल देना है। हमें उन लोगों से भी सतर्क रहना है जो देश को कमजोर करना चाहते हैं, जो देश की एकता को तोड़ना चाहते हैं। और प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार नेताजी की स्मृतियों को संजोने में लगी हुई है। पीएम ने इस दिशा में किए गए प्रयासों का भी उल्लेख किया। हमारी सरकार ने 2019 में दिल्ली के लाल किले में नेताजी सुभाष को समर्पित म्यूजियम का निर्माण किया। उसी साल सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार शुरू किए गए। 2021 में सरकार ने निर्णय लिया कि नेताजी की जयंती को अब पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इंडिया गेट के समीप नेताजी की विशाल प्रतिमा लगाना, अंडमान में द्वीप का नाम नेताजी के नाम पर रखना, गणतंत्र दिवस की परेड में आईएनए के जवानों को नमन करना सरकार की इसी भावना का प्रतीक है। और अब बात दिल्ली के चुनावी दंगल की। दिल्ली में चुनावी सरगर्मियां तेज हैं। इसी बीच आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में जनसभा की। उन्होंने आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल पर यमुना में भारी प्रदूषण पर तंज कसते हुए उनसे पूछा कि क्या वे यमुना में डुबकी लगा सकते हैं। ये हमने खिलवाड़ करने की छूट एक व्यक्ति को
और उनके गिरोह को क्यों दे दी है। स्वच्छता की स्थिति कितनी दुर्गतिपूर्ण है। कूड़ा का ढेर पड़ा हुआ है, गंदगी का ढेर पड़ा हुआ है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी के अंदर इस प्रकार की दुर्गति हो, सीवर बहरा सड़कों पर, हमारे वाहनों को भी उसी सीवर के बहते हुए सीवर से गुजरना पड़ा। और अभी तो पेयजल का भीषण संकट आने वाला है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार का पाप का भुक्तभोगी हमारी पावन मथुरा वृंदावन के श्रद्धालुओं को और संतों को भी उठाना पड़ता है। वहां मां गंगा एक गंदे नाले में बदल करके जाती है। और दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी पालम विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार किया। दिल्ली के दंगल के कुछ और रंग हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है। ब्रेक के बाद नई दिल्ली विधानसभा से उम्मीदवार कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित ने आम आदमी पार्टी पर कोविड महामारी के दौरान भ्रष्टाचार करने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने हाईकोर्ट में दायर याचिका का हवाला देते हुए कहा कि कोविड के समय में जो दवाइयां खरीदी जा रही थीं, उनमें 5 कंपनियां सामने आई हैं जिन्हें दिल्ली के बजट के खर्च का 80 से लेकर 90% तक कमीशन में दिया जाता है। कोविड का बहाना लेकर जब महामारी थी, जब आम आदमी भी घर से बाहर निकलकर एक दूसरे की मदद कर रहा था, बहुत से लोग जान जोखिम डालकर कभी पड़ोसी का, कभी रास्ते में, कभी अनजान का, कभी जाने की मदद कर रहे थे। ये पूरा देश, पूरा समाज, बल्कि पूरी दुनिया एक तरीके से मानवता के लिए खड़ी हुई थी। वहाँ आम आदमी पार्टी जो है छोटी छोटी चीज़ों पे पैसे बना रही थी और उन कंपनियों को बार बार ऑर्डर कर रही थी, जो कंपनियाँ इनको पैसा भी देती थी, कभी 1 लाख, कभी 5 लाख, कभी 10 लाख, कभी कितने लाख का डोनेशन। इससे ज़्यादा शर्मनाक और इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि सरकार किसी स्तर पर गिरने वाली हो सकती है जितनी आम आदमी पार्टी की सरकार रही है। और वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को लुभाने के लिए आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने भी आज दिल्ली में एक चुनावी रैली की। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत युवाओं का देश है और हमें युवा वर्ग के लिए ज्यादा से ज्यादा रोजगार की व्यवस्था करनी होगी। भारत देश एक बेहद युवा देश है। हमारे देश की 65% आबादी 35 आयु से कम की है, यानी कि हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसे हमें उसका सदुपयोग करना चाहिए। और इसीलिए मुझे लगता है कि सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए रोजगार। युवाओं के हाथ में रोजगार आएगा तो देश मजबूत होगा, देश की बागडोर मजबूत होगी और देश की अर्थव्यवस्था का जो चक्का है वो और तेज रफ्तार से दौड़ेगा। आगे की कुछ और बड़ी खबरें। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने यूनाइटेड किंगडम के भारत के साथ मिलकर स्वास्थ्य क्षेत्र में मिली कामयाबी की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में भारत और यूनाइटेड किंगडम की साझेदारी एक प्रमुख तत्व है। दोनों देश स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में सहयोग को आगे बढ़ाने में सहायक रहे हैं। कोविशील्ड वैक्सीन पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, एस्ट्राजेनेका और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बीच साझेदारी में भारत और ब्रिटेन के स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने उच्च क्षमता का प्रदर्शन किया। कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई और मलेरिया के टीकों के विकास के दौरान हमारा घनिष्ठ सहयोग इस बात का एक उल्लेखनीय उदाहरण है कि हम एक साथ मिलकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी कुछ हासिल कर सकते हैं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद के जीएमडीसी ग्राउंड में हिंदू आध्यात्मिक और सेवा मेले का उद्घाटन किया। यह आध्यात्मिक मेला हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा संस्थान गुजरात द्वारा 23 जनवरी से लेकर 26 जनवरी तक आयोजित किया जा रहा है। मेले में विभिन्न सांस्कृतिक, धार्मिक, रचनात्मक विषयों को शामिल किया गया है।
साथ ही 11 से अधिक मंदिरों के लाइव दर्शन, कुंभ मेला दर्शन, गंगा आरती और वनवासी ग्राम मुख्य आकर्षण हैं। और अब बात दिव्य भव्य महाकुंभ की। प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ में दुनिया भर के सनातनी आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। इस महाकुंभ में सनातन धर्म की झलक के साथ ही प्रकृति संरक्षण की अनूठी मिसाल भी देखने को मिल रही है। सनातन संस्कृति और सनातन धर्म हमेशा प्रकृति के साथ रहना सिखाता है, प्रकृति को संरक्षित करना सिखाता है। महाकुंभ इसी का संदेश दे रहा है, जहाँ पूरी मानवता प्रकृति के तट पर एकत्र है। नदियों की भी हम माँ की तरह पूजा और अर्चना करते हैं, उन्हें नमन करते हैं। दुनिया इसीलिए सनातन में शांति और मोक्ष खोजती है। महाकुंभ से यही संदेश मिलता है कि जहाँ संस्कृति, अध्यात्म और प्रकृति का संगम होता है, वहीं शांति और ईश्वर प्राप्त होता है। हर हर गंगे। और महाकुंभ में साधु संतों के साथ साथ आम लोग भी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। विशेषकर युवा भी अध्यात्म और दिव्यता के संगम में डुबकी लगाने आ रहे हैं। युवाओं को महाकुंभ को लेकर के युवाओं में कितना उत्साह है, यहां आकर उन्हें कैसा अनुभव हो रहा है, इस पर एक खास रिपोर्ट देखिए। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में धर्म और आस्था के विविध रंग देखने को मिल रहे हैं। देश ही नहीं, विदेश से भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ खींचे चले आ रहे हैं। पावन धरा में आने वालों में युवाओं की संख्या भी अच्छी खासी है। पवित्र स्नान करने के लिए भारी संख्या में युवा भी पहुँच रहे हैं। यहाँ पहुँचकर उन्हें जो आध्यात्मिक शांति मिल रही है, उससे वे निहाल हुए जा रहे हैं। सभी व्यवस्थाएं बेहतरीन हैं, सभी लोगों को यहाँ आना चाहिए। करोड़ों हिंदू एक ही जगह मौजूद हैं। यह अवसर जीवन में एक बार आता है। सभी व्यवस्थाएं बेहतरीन हैं, साफ सफाई चरम पर है। बहुत सारे लोग यहाँ आ रहे हैं। धूल का एक भी कण नहीं है। मैं योगी सरकार की सराहना करता हूँ। इन्फ्लुएंसर्स भी महाकुंभ आकर अपनी यात्रा को सोशल मीडिया के जरिए शेयर कर रहे हैं। वहीं कंटेंट क्रिएटर्स भी महाकुंभ के महत्व को लेकर सोशल मीडिया पर प्रकाश डाल रहे हैं। बहुत एक्साइटेड है, पूरे परिवार के साथ आए हैं हम और देखना चाहेंगे कि महाकुंभ में कितनी सारी अरेंजमेंट्स की है। हमारा तो ट्रेडिशन रहा है, इतने सालों से कुंभ मेला तो जमता ही है, लेकिन इसका प्रचार और लोगों तक ये पहुंचाना मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी चीज की है, जहां देश विदेश में लोगों को इसके बारे में जानकारी होकर वो लोग यहाँ पर आ सकते हैं और प्रबंध इतना अच्छा किया है कि वो इसका लाभ उठा सकते हैं। संगम तट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। लाखों कल्पवासी और श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। 13 जनवरी से अब तक 10 करोड़ से अधिक श्रद्धालु संगम स्नान कर चुके हैं और यह संख्या आगामी दिनों में और भी बढ़ने की संभावना है। खासकर मौनी अमावस्या के दिन जब दूसरे अमृत स्नान का आयोजन होगा। दीपिका महतो के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इस समय हम आपको सीधे लिए चलते हैं दिल्ली के उत्तम नगर, जहां पर बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं। और नाले से गंदा पानी आ रहा, आपके दुकानों के सामने नाले भरे पड़े हैं। उसी तरीके से यमुना की बात कर लीजिए, मैं यमुना को साफ कर दूंगा, मैं यमुना को साफ कर दूंगा। 7 से 8 हजार करोड़ रुपए का घोटाला किया, 7 से 8 हजार करोड़ रुपए का। तो यही तो मैं भी बोलने आया हूं। उसी तरीके से
बसों की कमी की बात करें तो कोई बसें नहीं खरीदी गई और प्रधानमंत्री मोदी जी ने 300 नई बसें, इलेक्ट्रिक बसें भेजी। सफाई कर्मचारियों के साथ धोखा दिया और उसी तरीके से केंद्र की योजनाओं को भी लागू करने से रुकावट डालने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया। मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं कि आज आप सब लोगों को कितनी तकलीफ होती है। हमारे ऑटो रिक्शा ड्राइवर हैं बेचारे, ई रिक्शा वाले हैं, इस टूटी फूटी सड़कों पर जब उनका ऑटो चलता है तो वो क्या कमाते होंगे और क्या उनका खर्च होता होगा, कितनी टूट फूट होती हो। गंदी नालियों के बीच से सबको जीना पड़ रहा है जिस तरीके की परिस्थिति है। क्या ये परिस्थिति बदलनी नहीं चाहिए? जरा पीछे से आवाज आनी चाहिए, बदलनी चाहिए कि नहीं? और हाथ उठा के बोलिए, बदलनी चाहिए कि नहीं? अगर बदलनी है तो उत्तम नगर को 5 तारीख को हमारे पवन शर्मा को जिताकर कमल के निशान पर मुहर लगाना होगा। मित्रों, मैं यहां आपको यह भी बताना चाहता हूं कि दिल्ली को जो कुछ भी पिछले 10 साल में मिला है, जो कुछ भी आप देख रहे हैं, जो भी ईंट आप देख रहे हैं, वो किसी और की देन नहीं है, वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की देन है। इसको भी आप याद रखें। मैंने आपको पहले बताया कि 300 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसें प्रधानमंत्री मोदी जी ने दी हैं और अभी जनवरी की 2025 है, दिसंबर के 2025 तक 2026 बसें नहीं दी जाएंगी, इलेक्ट्रिक बसें। ये हम आपको वायदा करते हैं। यानी दिसंबर 2025 तक 2026 आने से पहले 2026 बसें आपको दे दी जाएंगी। इस तरीके की व्यवस्था की। सीधा प्रसारण आप उत्तम नगर दिल्ली से देख रहे थे, जहां पर कि जेपी नड्डा, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वहां के जो कैंडिडेट हैं बीजेपी के पवन शर्मा, उनके पक्ष में प्रचार कर रहे थे। अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो देखेंगे कुछ और बड़ी खबरें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। स्वागत है ब्रेक के बाद। आगे की बड़ी खबरों में उत्तराखंड में 100 नगर निकायों के लिए मतदान संपन्न हो गया। शाम 5 बजे तक कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान हुआ। राज्य निर्वाचन आयुक्त के अनुसार मतदान के लिए पूरे राज्य में 1515 मतदान केंद्र और 3394 पोलिंग बूथ बनाए गए थे। इस चुनाव में कुल 30,29,000 मतदाता अपने मताधिकार का उन्होंने प्रयोग किया। चुनाव में कुल 5,405 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इनमें 11 नगर निगमों में मेयर पद के लिए 72 प्रत्याशी, 89 नगर पालिका और नगर पंचायतों में अध्यक्ष पद के लिए 445 प्रत्याशी और पार्षद और वार्ड सदस्य पदों के लिए 4,888 प्रत्याशी भी शामिल हैं। 25 जनवरी को अब इस चुनाव की मतगणना होगी। बात गणतंत्र दिवस की तैयारियों की। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल हुई। यह अभ्यास सुबह 10:30 बजे विजय चौक से शुरू होकर लाल किले पर खत्म हुआ। इस अभ्यास के दौरान T-90 टैंक, नाग मिसाइल सिस्टम और पिनाका रॉकेट सिस्टम देश की सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करते दिखे। इसके अलावा सशस्त्र बलों की अलग अलग मार्चिंग टुकड़ियां और विभिन्न राज्यों की झांकियां विविध सांस्कृतिक समावेशिता की झांकियां पेश कर रही थी। भारतीय वायुसेना IAF के विभिन्न लड़ाकू जेट और विमान भी कर्तव्य पथ पर एक लुभावनी हवाई प्रदर्शन किया। इस अवसर पर दिल्ली में व्यापक यातायात व्यवस्था की गई थी। दिल्ली पुलिस के अनुसार रिहर्सल परेड विजय चौक से शुरू होकर और कर्तव्य पथ, सी हेक्सागन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्रतिमा, तिलक मार्ग,
बहादुर शाह जफर मार्ग और नेताजी सुभाष मार्ग से होते हुए लाल किले तक गई। ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को ट्रैफिक जाम से बचने के लिए इन मार्गों पर यात्रा नहीं करने की सलाह दी थी। अब बात खेल जगत की। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का उद्घाटन समारोह लेह लद्दाख के एनडीएस स्टेडियम में आयोजित हुआ, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए। ये खेल 23 से लेकर 27 जनवरी तक आयोजित हो रहे हैं, जबकि इसके दूसरे लेग का आयोजन फरवरी में होगा। 2020 में खेलों की शुरुआत के बाद से ये दूसरी बार है जब लद्दाख इन खेलों की मेजबानी कर रहा है। इस प्रतियोगिता में आइस हॉकी और स्पीड स्केटिंग की प्रतियोगिताएं आकर्षण का मुख्य केंद्र होंगी। खेलो इंडिया विंटर गेम्स के मौजूदा संस्करण में कुल 430 एथलीट बर्फ की सफेद चादर पर अपने खेल कौशल का प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। आइस हॉकी और स्पीड स्केटिंग की प्रतियोगिताएं एनडी स्टेडियम, गुपुक झील और लद्दाख स्काउट रेजिमेंटल सेंटर रिंक में आयोजित किए जाएंगे। इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। दिल्ली के चुनावी संग्राम में सुपर गुरुवार दिग्गजों ने संभाली प्रचार की कमान। आरोप प्रत्यारोप के बीच मारपीट तक पहुंची दिल्ली की लड़ाई। करेंगे दिल्ली चुनाव पर सियासी चर्चा। पराक्रम दिवस पर देश का नेताजी को नमन। आखिर राजौरी के बघाल गांव में क्यों नहीं थम रहा रहस्यमयी बीमारी का सिलसिला।